हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो कभी न कभी एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और डेली बेसिस पर 12 to 13 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड। और वो जो क्वेश्चन है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल साबित होंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में, वो चाहे MTS के एग्ज़ाम हो जिस समय चल रहे हैं, उसके अलावा जो SSC GD के एग्ज़ाम्स हों उनमें भी। और काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन है, SSC के द्वारा ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं, या तो उससे संबंधित ही जो अन्य क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पर बनते हैं। और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे लिए। भारत की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी जो दीवार है वो किस किले में है? तो देखिए कई सारे आपको यहाँ पर फोर्ट दिए गए हैं जो बेसिकली राजस्थान के ही फोर्ट हैं, और इनमें आपको बताना है किस किले के आसपास विश्व की दूसरी और भारत की सबसे लंबी दीवार मौजूद है। तो ये जो हमारा फोर्ट है वो है कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ का जो किला है, कुंभलगढ़ जो फोर्ट है, इसके आसपास जो दीवार बनी हुई है वो भारत की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और इसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है जो इस किले के आसपास बनी है। और इस किले का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था, और इसीलिए इसका नाम भी कुंभलगढ़ रखा गया है राणा कुंभा के नाम पर। तो राणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया गया था, और ये है राजस्थान के उदयपुर ज़िले के पास ये किला स्थित है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है, यानी जो यूनेस्को की विश्व विरासत है उसमें 6 किले राजस्थान के शामिल हैं, उनमें कुंभलगढ़ भी एक है। और ये दूसरा बड़ा किला है राजस्थान का, यानी दूसरा सबसे बड़ा फोर्ट है। और अगर हम बात करें सबसे पहले बड़े फोर्ट की, तो वो है आपका चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और ये सबसे बड़ा फोर्ट है। अगर हम बात करें भारत की या राजस्थान की, तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट सबसे बड़ा फोर्ट है, और दूसरा बड़ा फोर्ट है कुंभलगढ़। और इसके आसपास की जो दीवार है ये भारत की सबसे लंबी है और विश्व की दूसरी लंबी है। और विश्व की अगर पहली लंबी, तो इसकी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो विश्व की सबसे लंबी दीवार है ये हम सभी को पता है, ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इसकी जो लंबाई है आप जानते ही 3000 कुछ किलोमीटर इसकी लंबाई है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ये विश्व की सबसे लंबी दीवार है, जो ऐसा बताया जाता है कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है, कुंभलगढ़ इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शुक्र ग्रह, यानी जिसे हम वीनस प्लैनेट भी कहते हैं, उस ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपको बताना है संख्या में। प्राकृतिक उपग्रह का क्या मतलब है? सैटेलाइट का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी का केवल एक ही सैटेलाइट है, एक ही उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। उसी प्रकार से आपको बताना है शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0, यानी शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें मंगल ग्रह के 2 उपग्रह आपको मिलेंगे, फोमोस और डिमोस। उसके अलावा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और वो है आपका मून, यानी कि चंद्रमा। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारा सोलर सिस्टम है, बीच में आपका सूर्य है, उसके बाद यहाँ पर बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और आगे फिर इसी प्रकार से जो ग्रह हैं वो चलते रहते हैं। तो देखिए पृथ्वी तक अगर हम बात करें तो कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक। फिर इस प्रकार से जो उपग्रह की संख्या है, सैटेलाइट की संख्या है, वो यहाँ पर आगे बढ़ती रहेगी, यानी बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह, और उसके बाद बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, इसके हैं 79 उपग्रह। और फिर एक ग्रह आता है शनि, यानी कि सैटर्न, और शनि के हैं 82 उपग्रह। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किस ग्रह के हैं, तो वो है शनि ग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? तो ये देखिए ये क्वेश्चन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही हमारी बुक्स में दिया होता था कि हम एक तरफ सूर्य की ओर मुँह करके खड़े हों तो हमारी परछाई विपरीत दिशा में बनेगी। और उसके अलावा किस समय हमारी परछाई सबसे छोटी बनती है? तो ये होता है टाइम 12 बजे, यानी 12 बजे दोपहर के जो 12 बजे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन में ही सूर्य होता है तो दोपहर के ही ये 12 बजे होंगे, क्योंकि यहाँ पर AM PM लिखा नहीं गया। तो 12 बजे हमारी जो परछाई है वो सबसे छोटी बनती है। और क्यों बनती है? क्योंकि सूर्य हमारे सीधे लंबवत होता है,
यानी सूर्य हमारे यहाँ पर सीधे लंबवत होता है, इसलिए हमारी परछाई सबसे छोटी बनती है। और अगर हम बात करें सूर्य इस तरफ होगा तो परछाई हमारी इस तरफ बनेगी और वो होगी लंबी। तो इसका सही आंसर होगा 12 बजे, यानी 12 बजे हमारी जो परछाई है वो सबसे छोटी बनती है। अगला क्वेश्चन है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये एक बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है वी आर डिस्प्लेस्ड? तो ये लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा। और आप सभी मलाला यूसुफजई को जानते होंगे। लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया और इनकी उम्र महज 12 वर्ष थी जब इनको तालिबान के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया गया, क्योंकि मलाला यूसुफजई ने जो लड़कियों की शिक्षा है उनके लिए कार्य किया और काफ़ी प्रयास भी किए थे, इसीलिए इन पर हमला किया गया तालिबान के द्वारा। और नोबेल विजेता हैं वो भी सबसे कम उम्र की। तो ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे कम उम्र की नोबेल विनर है कौन, मलाला यूसुफजई, क्योंकि इनको मात्र 13 साल की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इन्हीं की बुक है वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर है? तो जो देखिए अलग अलग कई सारे मठों की स्थापना की गई आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, तो उसी में स्थित है जो गोवर्धन मठ है। ये स्थित है आपका उड़ीसा के पुरी में। पुरी कहाँ है, ये है उड़ीसा में। और उसके बाद द्वारका भी एक मठ है, बद्रीनाथ। ये पीठ है जो गोवर्धन जो हमारे आदि गुरु थे शंकराचार्य, उनके द्वारा स्थापित किए गए थे कई सारे मठ और कई सारी जो पीठ हैं, उन्हीं में बद्रीनाथ है, श्रृंगेरी पीठ है, द्वारका पीठ है और पुरी में स्थित है गोवर्धन मठ। तो इसकी भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगली एक और बुक आती है हमारे पास, द सब्सटेंस एंड द शैडो। किसकी आत्मकथा यानी किसकी ऑटोबायोग्राफी है द सब्सटेंस एंड द शैडो? तो ये है दिलीप कुमार, एक फिल्म अभिनेता हैं दिलीप कुमार, और इनकी ही ये ऑटोबायोग्राफी है द सब्सटेंस एंड द शैडो। देव आनंद, शम्मी कपूर, गुरुदत्त, ये सभी कहीं ना कहीं सिनेमा से ही रिलेटेड पर्सन्स हैं, बट इसका सही आंसर होगा दिलीप कुमार। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से, बटुकम्मा और बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं? तो देखिए जो हमने आपको फेस्टिवल या जो उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, उनके बारे में बताया था, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था तेलंगाना के ये पर्व हैं। बटुकम्मा पर्व, बोनालू पर्व, ये सभी तेलंगाना के ही पर्व हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने में रोक लगाता है? यानी बाल श्रम निषेध की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है कि जो हम 6 to 14 यानी जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको हम यहाँ पर उनके द्वारा कार्य नहीं करा सकते किसी भी कारखाने में, और उनको शिक्षा देने का जो प्रावधान है वो भी किया गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। यानी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। और ये जो अनुच्छेद है यानी बाल श्रम निषेध से रिलेटेड जो अनुच्छेद है ये दिया गया है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि आप बच्चों से कारखानों आदि में कार्य नहीं करवा सकते। उसके अलावा बात करें हम अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका अंत इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। और 21 में है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और आगे अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था? यानी आपको बताना है कौन सा शासक था जो मारवाड़ नहीं था, मारवाड़ के राजपूत नहीं थे। देखिए अलग अलग राजपूतों में भी कई सारी यहाँ पर आपको यानी ये भी कई वर्गों में आपको विभाजित मिलेंगे। राजपूतों में भी कोई मेवाड़ का था, कोई मारवाड़ था, कोई सिंधिया था, कोई होलकर था। इसी प्रकार से आपको कई सारे विभाजन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर है राणा कुंभा राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं थे, मारवाड़ से संबंधित नहीं थे। और राणा कुंभा के द्वारा ही जो अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कुंभलगढ़ का फोर्ट वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में के भाग 4 में डैश से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। यानी भाग 4 में कौन से जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं, यानी किस चीज़ से रिलेटेड प्रावधान दिया गया है भाग 4 के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में
आपको मिलेंगे और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। जो संविधान के अगर हम स्रोत की बात करें तो आयरलैंड से ही इन राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। और बात करें अगर हम टोटल कितने भाग हैं तो 22 भाग हैं हमारे संविधान में, और अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ों की बात की गई है। और ये जो क्वेश्चन है अभी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसी साल के एमटीएस एग्ज़ाम में, जो नागरिकता है ये किस भाग में दी हुई है, यानी नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 2 में है नागरिकता से संबंधित अधिकार। और चुनाव की अगर हम बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधी जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। और मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए, यानी भाग 1 में राज्य के बारे में, भाग 2 में नागरिकता के बारे में, भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और भाग 5 में फिर इस प्रकार से कार्यपालिका और आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, कम्मन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कम्मन एक कवि हैं और इनके द्वारा रामायण का रूपांतरण किया गया था किस भाषा में? तमिल भाषा में, यानी इन्होंने रामायण को तमिल भाषा में भी लिखा था। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि तमिल में रामायण को किस कवि ने लिखा था, यानी रामायण भाषा का तमिल में अनुवाद किस कवि के द्वारा किया गया था, तो उसका सही आंसर होगा कम्मन। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो आप पढ़ते हैं एक रज्मनामा, तो ये है फ़ारसी अनुवाद किसका? महाभारत का। तो महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद है इसे हम किस नाम से जानते हैं? रज्मनामा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन, ये एक उपनाम है, जैसा हम उपनाम सभी को दे देते हैं एक, तो उसी अनुसार हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कपिल देव। कपिल देव जो कि 1983 में जो भारत ने विश्व कप जीता था उसके कप्तान थे कपिल देव, और इन्हीं को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जैसे कई सारे उपनाम भी दे दिए जाते हैं, हम अन्य के बारे में बात करेंगे। जैसे एक नाम है हमारे पास ढींग एक्सप्रेस, उसके अलावा उड़न परी किसे कहा जाता है, उसके अलावा फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो देखिए जो ढींग एक्सप्रेस है ये कहा जाता है हिमा दास को, जो कि एक एथलीट है, और उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को, और ये भी एक एथलीट है, रेसन है। और फ्लाइंग सिख आप सभी जानते ही होंगे, मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। तो इस प्रकार से इन सभी लोगों के एक उपनाम दे दिया जाता है। हम ये कह लें कि एक हमको नाम दे देते हैं कि एक्सप्रेस, जैसे ढींग एक्सप्रेस है उस तरीके से उड़न परी यानी बहुत तेज़ दौड़ती थी पीटी उषा, तो इसीलिए इनको उड़न परी कहा गया। फिर फ्लाइंग सिख यानी उड़ता हुआ सिख, इसीलिए कहा गया मिल्खा सिंह का, क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी फास्ट थी। तो ये हमारे आज के ऑल ओवर 12 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी यानी ये हम मान लें कि लगभग 3 क्लासेस और इसमें होंगी, यानी जैसे ही 15 सेट इसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर हमें यहाँ पर एसएससी सीजीएल जो इस वर्ष की परीक्षा हुई है यानी 2021 की, इसके भी 20 सेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यानी जो भी 20 सेट हैं इसी साल एसएससी सीजीएल 2021 के एग्ज़ाम में जो भी जीके पूछी गई है उनके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तो हम कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, बट फिर आगे हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे 15 सेट कंप्लीट होने के बाद। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।